बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपका आता है कि फिक्स लाइबिलिटीज इंक्लूड, फिक्स लाइबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। फिक्स लाइबिलिटी का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब वो लाइबिलिटी जो बड़ी होती है, जिसकी टर्म बड़ा होता है, उसकी रिपेमेंट के टर्म्स बड़े होते हैं, मतलब चुकाना तो है लेकिन 1 साल के अंदर नहीं चुकाना, 1 साल के बाद चुकाना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स और क्रेडिटर्स। तो आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का एक तरीके से नेगेटिव खाता है, लेकिन ये चालू खाता होता है, ये आपको शॉर्ट टर्म में ही सेटल करना होता है, तो दिस इज करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन, नाम से पता लग रहा है कि भैया टर्म जो इसका लॉन्ग टर्म है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन, नाम से पता लग रहा है शॉर्ट टर्म है, टर्म जो इसका है वो छोटा है, तो ये करंट लाइबिलिटी। और क्रेडिटर्स तो आपका करंट लाइबिलिटी होता ही है, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स। सिंपल सवाल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा था, लेकिन ये आपका साथ जीवन भर नहीं छोड़ेगा, मतलब कि अकाउंट्स में जीवन भर नहीं छोड़ेगा। तो एक बार इस पे फिर से नजर डालते हैं। हमने देखा कि जो हमारे रेकरिंग नेचर के होते हैं, हमने क्या क्या फीचर्स देखे। जो हमारा रेकरिंग नेचर का होता है वो सारा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी का उल्टा होता जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेकरिंग है या रेगुलर नेचर का है वो आपका क्या है, वो आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका अपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो खर्चा जो आप रूटीन में करते हो, रूटीन का मतलब कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए करते हो, अपने बिजनेस के रनिंग के लिए करते हो, डेली रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। वो खर्चा जो आप गुड्स को सेल करने के लिए करते हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वो खर्चा जो आप सर्विसेज देने के लिए करते हो वो खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कि ये सेल करना था इसलिए खर्चा करना पड़ा, ये सर्विस लेनी थी इसलिए खर्चा करना पड़ा। वो खर्चा जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता, जबकि कैपेसिटी को रिटेन करता है, कैपेसिटी को क्या करता है, रिटेन करके रखता है, वो खर्चा आपका क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट कोई भी खर्चा अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो हमने अभी तक की थ्योरीज में समझा हुआ है। कह रहे हैं इनमें से बताइए कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बताइए सर कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो आप एक चीज और समझे, यहां पे एसेट्स के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं और एक्सपेंडिचर को ही क्लियर करेंगे यहां पे, कि कोई भी एसेट आपका आपने परचेज किया और वो एसेट आपके बिल्डिंग में या आपके बिजनेस में इंस्टॉल हुआ, दो एक अलग टर्म होती है। जो भी एसेट्स होते हैं, जनरली बड़े बड़े जो एसेट्स होते हैं वो परचेज किसी डेट में किया जाता है, इंस्टॉल किसी डेट में किया जाता है। आपने आज परचेज कर लिया, आपको सप्लाई किया जाएगा, आपके बिजनेस में आएगा और बिजनेस में आने के बाद उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा जो भी पर्टिकुलर जगह पे होगी, और वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। उसकी जो मेन कैपेसिटी थी, जो मेन उसका यूजेस था, उसमें वो आ गया। ठीक है, तो द मोमेंट योर एसेट इज रेडी टू यूज, जिसको हम बोलते हैं पुट टू यूज, क्या बोलते हैं वर्ड, पुट टू यूज। ठीक है, आप एसेट में ये वर्ड देखोगे कि कभी भी आपका एसेट पुट टू यूज में आ गया, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, अपने उस रिसोर्सेज को इनकैश कर सकते हो, आप जो भी प्रोडक्शन करना चाहो वो कर सकते हो, तब वो एसेट बनता है। उससे पहले तक उसकी परचेज की प्रक्रिया ही चलते रहती है। अब इसका रेलेवेंस क्या है, उसका रेलेवेंस ये है कि पुट टू यूज से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे आप एसेट में ही ऐड कर देते हो। सर इसका एग्जांपल दो। एग्जांपल का मतलब क्या है, सपोज आपने कहा कि आप एक मशीनरी खरीद के लेके आ रहे हो जो कि 10 करोड़ रुपए की है, लेकिन उसको डिलीवरी और इंस्टॉल करने के लिए सामने वाला बंदा 1 करोड़ रुपए और मांग रहा है। क्यों? क्योंकि कोई होगी एक्सपर्टीज उसके अंदर, उसको डिलीवर करना इतना आसान नहीं होगा, उसको इंस्टॉल करने के लिए विदेश से लोग बुलाने पड़ते होंगे, खर्चा लगता होगा, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपका एसेट जो पड़ा वो 10 करोड़ का पड़ा कि 11 करोड़ का पड़ा? ऑब्वियसली 11 करोड़। ये बेसिक चीजें जो हम भी लगाते हैं। आप एक घर में अपनी मशीन खरीद के लेके आते हो, लेट से आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है, वॉशिंग मशीन आपको मिली थी 10,000 रुपए की, लेकिन जो डिलीवरी करने आया और जिसने उसको सेट वेट करके गया उसने आपसे 1,000 रुपए चार्ज कर ली। तो आप जब भी अपने आस पड़ोस दोस्तों में बात करते हो तो क्या बोलते हो कि ये वॉशिंग मशीन आपको कितने की पड़ी, 10 की या 11 की? तो आप बोलते हो 11 की पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारा काम करता है अकाउंटिंग भी। वो कहता है कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी एसेट को बिजनेस तक पहुंचने तक जितने भी प्रकार के खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे आपके इसमें ही जुड़ेंगे। अब अगर ये एसेट्स में जुड़ेगा तो बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो हमने सीखा है कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके एसेट्स में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इस टाइप का कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो, कोई आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया हो, कोई आपने प्रोसेसिंग कराई हो, वो सारी क्या होती है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। अब इसके अंदर एक बहुत बारीक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो आपको मैंने यहां पे एक बताई कैपेसिटी रिटेन करने की और कैपेसिटी इनहेंस करने की, मतलब कि आप अपने एसेट में कोई भी ऐसा रिपेयर कराते हो जिससे आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एसेट की वैल्यू अगर रिटेन रहती है, रिटेन का मतलब कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक मशीन है जो कि मैन्युफैक्चर करती है आपकी 1 लाख यूनिट और आपने उसको काम नहीं कर रही थी, वो 80,000 ही बना रही थी, 70,000 ही बना रही थी, आपने उस पे ऊपर कुछ खर्चा किया, जो भी उसके अंदर कमियां थी उसको ठीक कराई और फिर से वो 1 लाख यूनिट बनाने लग गई। तो ये खर्चा जो है उसकी कैपेसिटी को रिटेन करने के लिए किया गया, किसी प्रकार का कोई वैल्यू एडिशन यहां पे नहीं हुआ है। तो दिस स्पेयर इज, ये जो रिपेयर हुआ ये क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट वही आपको ऐसा खर्चा कर देते जिससे उसकी कैपेसिटी 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख यूनिट बनाने की हो जाती, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती बाय एनी रीजन, उसके अंदर कोई पार्ट्स आपने ऐसे रिप्लेस कर दिए जिससे वो फास्ट प्रोडक्शन कर रहा है या किसी भी तरीके से इनहेंसमेंट होता, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब इसी को रिलेट करो आप अपने बिल्डिंग से, मतलब कि आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, आप बिल्डिंग अभी बना रहे हो, बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, बिल्डिंग बन रही है, तो बनने तक मतलब पुट टू यूज तक, पुट टू यूज कब होगा? जब आपका बिल्डिंग पूरा तैयार हो गया बनके, सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खत्म हो गई, तब तक के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे क्या होंगे? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बन गई, उसके बाद आपने कहीं कुछ रिपेयर करा दिया, कहीं कोई टूट फूट हो गई, कहीं कुछ छोटा बहुत मरम्मत करा दिया आपने, कहीं का प्लास्टर रिपेयर करा दिया, कहीं पेंट रिपेयर करा दिया, इस टाइप के रिपेयर का काम अगर बिल्डिंग के अंदर करोगे तो वो क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई गेस आपको कॉन्सेप्चुअली डेवलप हो पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड एरिया है जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के एग्जांपल दे दे के परेशान किया जाएगा। बट अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्रेम हो गया कि कैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसी को रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आप अपने क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। वेजेस क्या है आपका? ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेज पेड किया आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब बिल्डिंग अभी आपकी कंस्ट्रक्शन में है या फिर आप एडिशनल कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, आपकी एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी, तो ये आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग, कुछ भी क्लियर नहीं पता, आपने बिल्डिंग का सिंपल रिपेयर कराया है, तो सिंपल रिपेयर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एडवर्टीजमेंट तो आपका रेवेन्यू ही होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी, दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेनेशन हमारी काफी हो चुकी है, फटाफट से समझेंगे इनमें से कौन सा रेवेन्यू है। रिपेयर एक्सपेंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखो, मशीनरी खरीदने के लिए आपने खर्चा किया तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी खरीदने में ही ये खर्चा हुआ है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप कोई खर्चा कर रहे हो, ये भी आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, अगेन इट रिलेट्स टू पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट, तो ये भी आपका क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट आपने कोई रिपेयर एक्सपेंस कराया तो दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। एक पर्सन है जिसने की पैसा लिया आपकी फर्म से, तो उसको आप क्या बोलते हो? मतलब कि आपके फर्म को ये पैसा लेना है उससे। अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, ये मेरे को, ये जो डेफिनेशन है ना, ये मैंने आपको पीछे फिलिप्स वगैरह में भी इसको कवर कराया था। बेसिकली क्यों इसको इस पे फोकस किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक सी चीज होती है, ठीक है। ओड मनी टू द फर्म, ओड बाय द फर्म, तो ये थोड़ी सी आपकी अंग्रेजी का यहाँ पे रोल है और कुछ खास नहीं, और ओवरऑल एसेंस आपका सेम निकल के आ रहा है। ओज मनी टू द फर्म, मतलब कि पैसे वो आपके फर्म के लेके बैठा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे पैसे उससे लेने हैं, और जिससे पैसे लेने होते हैं उसको हम डेटर बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है पर्सन टू हुम मनी इज ओल्ड बाय द फर्म, मतलब यहाँ पे आप आपकी फर्म ने उससे पैसे लेके रखे हुए हैं, मतलब आपको यहाँ पे पैसे लौटाने हैं, और अगर लौटाने तो उसको आप क्या नाम देते हो? क्रेडिटर का नाम दे के चलते हो। तो दोनों क्वेश्चन रिलेटेबल हैं, बट इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का पर्पस यही था कि आपको इस टाइप की कोई मिस्टेक या कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरीके से आप इसकी अंग्रेजी को समझेंगे। अगला सवाल आता है कि सर गुड्स क्या होता है? तो कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, कोई भी कॉमोडिटी आपने खरीदी है बेचने के लिए। कॉमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड, कोई आपने खरीदा लेकिन आप चाह रहे हो उसको बेचेंगे नहीं। और तीसरा है कॉमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, किसी कॉमोडिटी को आप एसेट में यूज करोगे। अगला आता है ऑल ऑफ द अबव। तो गुड्स हमने देखा था कि कोई भी सामान हम खरीदते हैं काहे के लिए? बेचने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। ठीक है सर। अगला, ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट इज विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट, मतलब कि पैसे लेते वक्त आप कोई डिस्काउंट किसी को देते हो तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। नहीं 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 सर, ये तो मीनिंग आपकी किसकी थी? कैश डिस्काउंट की थी। विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कुछ कुछ ऐसा था। विच इज अलाउड बोथ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स, बोथ वाला तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अलाउड इन ऑल ऑफ द अबव, ये भी कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा। तो आपको इन दोनों में से चुनना है। ऑब्वियसली जो पहला वाला, जब आपको पेमेंट के वक्त कोई डिस्काउंट देते हैं उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, और सामान बेचते वक्त कोई डिस्काउंट देते हैं उसको हम
ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। बढ़िया। द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज्ड और द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड, मतलब कि कोई भी इंसान, व्यक्ति हो सकता है, फर्म हो सकता है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसने कि कैश में आपको पैसे नहीं दिए, जिसने कि आपको कैश में पैसे नहीं दिए हैं और वो आपको बाद में पैसे देगा। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि उसने जो भी आपसे गुड्स परचेज किया या जो भी आपसे सर्विसेज ली हैं उसके पैसे उसने आपको आज नहीं दिए हैं, लेकिन भविष्य में आपको वो पैसे देगा। तो इस टाइप के जो पैसे होते हैं जो आपको आज मिले नहीं लेकिन मिलेगा, मतलब आपको भविष्य में ये पैसा रिकवर करना है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, आपको पता है, ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। इसी का उल्टा होता जिसमें हमें लौटाने होते उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। अगला एग्जाम का सवाल, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज शोन सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हम अलग से दिखाते हैं। इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैन बी शोन ईदर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम परचेज कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपने देखा था ट्रेड डिस्काउंट की ये फीचर होती है कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको डायरेक्ट करके बाहर खत्म कर दिया जाता है। बट कैश डिस्काउंट की बात करें तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है सर। अगला, कैश डिस्काउंट इज which is received at the time of making the payment, which is allowed at the time of sale of goods, which is received at the time of purchase of goods, which is received both at the time of making payment and purchase of goods। तो बताओ कैश डिस्काउंट इसमें से क्या है, कैश डिस्काउंट इसमें से हम किसको बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब हमें कोई पैसा रिसीव हो रहा होता है, विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, जब हम कोई पैसा किसी को दे रहे होते हैं और उस टाइम पे हमें कोई डिस्काउंट दे। सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स के टाइम पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। बोथ का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो पेमेंट वाली बात होती है जहां पे कैश डिस्काउंट आता है, तो विच इज रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट। आप किसी को पैसे देने जा रहे हो, सामने वाला कहता है भाई साहब अब भी दे दोगे, तो आपको उस केस में कुछ डिस्काउंट दे देंगे। आपने सारे पैसे उसको उसी वक्त चुका दिया और आपको कुछ डिस्काउंट मिला, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। अगला, वॉस्टिंग एसेट डज नॉट इंक्लूड, इसमें से वॉस्टिंग एसेट्स क्या है, वॉस्टिंग एसेट्स में क्या नहीं आता, ठीक है ना। तो एग्जांपल है माइंस, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपकी इंटेलिजेंस चाहिए एक अलग लेवल की। क्यों? क्योंकि अगर इसमें बोलता कि क्या इसमें आता है, आप फटाक से बोल देते हैं माइंस, लेकिन इसने बोला क्या नहीं आता, तो आपको इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट करने के लिए आपको अगेन यहां पे देखना पड़ेगा कि बेस्ट कौन सा जिसको एलिमिनेट कर सकते हो, जो आपका फर्स्ट एलिमिनेट होना चाहिए, क्योंकि आंसर एक ही होगा, ऑप्शन आप एक ही चूज कर सकते हो। तो आप किसको एलिमिनेट करोगे इसके अंदर से? माइंस एलिमिनेट हो सकता है, नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, तो आपको देखना है कि किसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो माइंस तो आपका रहेगा ही रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एक अलग प्रकार का एसेट, जिसको आप टेंजिबल एसेट कहते हो, जिसको फिक्स एसेट कहते हो, तो ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क क्या है, एक प्रकार के इंटेंजिबल एसेट्स। अब अगर इसकी थोड़ी सी गहराई में जाओगे तो आप देखोगे क्या इन इंटेंजिबल एसेट्स की जो फीचर्स हैं वो क्या वास्टिंग एसेट्स से नहीं मिलते, कुछ कुछ हद तक मिलते हैं। ऑल्दो हम इसको कभी भी एक साथ नहीं लिख के चलते हैं, बट ड्यू टू द थिंग कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप उस केस में क्या करोगे, आपको चूज तो करना पड़ेगा और आपको बेस्ट चूज करना है। तो उस केस में आप क्या डिसीजन लोगे कि सर ये तो बिल्कुल ही हो गया, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, माइंस तो हमारा वास्टिंग एसेट होता ही है, जैसे कोल माइंस का हमने एग्जांपल दिया था। लेकिन पेटेंट और ट्रेडमार्क के फीचर्स भी कहीं ना कहीं वास्टिंग एसेट से मिलते हैं। कैसे कह सकते हो आप ऐसा कि पेटेंट्स जो आप कराते हो, पेटेंट्स का बेसिकली मतलब क्या है, आपने कोई आविष्कार किया और उसके ऊपर अपना अधिकार ले लिया, तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ राइट। ट्रेडमार्क इज व्हाट, कि आपने कोई डिजाइन बनाया, कोई लोगो बनाया, उस पर आपने अलग से अपना ट्रेडमार्क ले लिया कि कोई इसको यूज करना चाहे तो कर ले, लेकिन मुझसे परमिशन लेगा और मुझे उसके बदले क्या पे करेगा, रॉयल्टी पे करेगा, कुछ ना कुछ पैसे लूंगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, रॉयल्टी का नाम दे के चलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आपको एक प्रकार का राइट मिल रहा है, पेटेंट में आपको राइट मिल रहा है, ट्रेडमार्क में आपको राइट मिल रहा होता है। ये तीनों एक ऐसे राइट्स हैं जो कि एक्चुअल में आपको दिखते नहीं है, बट इन फॉर्म ऑफ राइट आपके रिसोर्सेज में मदद करते हैं, आपके बिजनेस के अंदर आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए ये तीनों तो किसी सूरत में वास्टिंग एसेट में नहीं आ सकते, बट लैंड एंड बिल्डिंग अपरेंटली आपका एक एसेट है जो कि दिखता है और आप उसको वास्टिंग एसेट किसी भी सूरत में नहीं कह सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस आप कह सकते हो कि जो आपका बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, इसमें से करंट लायबिलिटी में क्या नहीं आता, सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हमने देखा कि आपको देखनी है लायबिलिटी उधारी। आप जब किसी को प्रीपेड पे कर दोगे, किसी को आपने एडवांस में पे कर दिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर करंट एसेट। आपने इंश्योरेंस अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, इंश्योरेंस का एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो कोई भी खर्चा जब आप एडवांस में पे कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और कोई भी चीज अगर आपने एडवांस में पे कर दी है तो वो आपका क्या बनता है, एसेट। आपकी कोई यहाँ पे उधारी नहीं है, आप उधार लेके नहीं बैठे हो आपने, बल्कि एडवांस में दे दिया, सामने वाले पे उधारी चढ़ गई है,
ठीक है, ये क्या हो गया, सामने वाले पे उधार चढ़ गया, आपके लिए तो क्या बन जाएगा, एसेट की आप इसके बिहाफ पे आगे पेमेंट नहीं करोगे जितने पीरियड का आपने प्रीपेड किया होगा। तो क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, बिल पेबल लाइबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जस्ट अपोजिट होता है प्रीपेड का, कि कोई भी खर्चा जो आप पहले पे कर दे हो तो दैट इज प्रीपेड, और कोई भी खर्चा जो कि ड्यू तो हो गया लेकिन आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। या आपका खड़ा है खर्चा जो कि आपको पे करना पड़ेगा, आपकी लाइबिलिटी बन चुकी है, आपका डेट भी आ चुका है, आपके बुक्स में भी लिखा जाएगा, बट ड्यू टू एनी रीजन आपने पे नहीं किया, इसलिए आपकी लाइबिलिटी का पार्ट है कि आपको भविष्य में इसको पे करना पड़ेगा। पेटेंट्स क्या होते हैं सर, टेंजिबल, करंट, इंटेंजिबल, नन ऑफ द अबव। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, पेटेंट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स। अगला सवाल, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज। बहुत प्यारी डेफिनेशन इन्होंने लिखी है, कह रहा कोई भी खर्चा जो आपने किया जिसका कि पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक साल के अंदर अंदर ही रिसीव हो जाएगा, तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर को आप क्या बोलते हो। तो एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी और एसेट तो भूल जाओ। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने क्या देखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बड़े वाले एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके एसेट्स में जुड़ते हैं। एसेट्स में जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि वो लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट्स देते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, और वो उसी साल से रिलेटेड खर्चे होते हैं क्योंकि उसी साल से रिलेटेड हम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो डेफिनेशन है ये डायरेक्टली रिलेट किसको करती है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि आप खर्च करते हो और वो उसी साल के अंदर आपका खर्चा निपट जाता है, उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता, और अगर उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहला जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर लेते हैं ब्रेक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग। इनमें से किसको हम ड्राइंग कहेंगे। Drawing money, withdrawing money for payment of salaries to employees, withdrawing money for payment to creditors, withdrawing money from business for private expenses, और withdrawing money for purchase of assets। तो देखो सभी के अंदर वर्ड क्या है, विड्रॉ। तो आपको इस बात से ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि भैया विड्रॉ का मतलब ड्राइंग नहीं होता, ये तो लेमन लैंग्वेज हो गई कि कोई बोले साहब विड्रॉ कर लिया मतलब ड्राइंग कर ली, नहीं। विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। पैसे आप विड्रॉ करते हो, जैसे आप एटीएम से विड्रॉ करते हो, अपने बैंक से विड्रॉ करते हो, दैट इज विड्रॉ करना। विड्रॉ में से हम कहते हैं ड्राइंग कौन सा होगा, जब आप विड्रॉ कर रहे हो और उससे बिजनेस के लिए उस पैसे को खर्च कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस एक्सपेंस हो गया। बट अगर कोई भी आपने पैसा विड्रॉ किया या कोई भी चीज आप ड्रॉ करते हो अपने बिजनेस से और उसको यूज अपने बिजनेस में ना करके अपने पर्सनल के लिए यूज कर लेते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, ड्रॉइंग कहलाता है। ये हम भली भांति जानते हैं। तो इसमें अगर देखने जाए तो विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, ये आपका क्या बन जाएगा, ड्रॉइंग। रेस्ट आपने सैलरी दी बिजनेस पर्पस, क्रेडिटर को दिया बिजनेस पर्पस, एसेट खरीदा बिजनेस पर्पस, तो ये सारे के सारे आपके ड्रॉइंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो सी है वो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस और देख लिए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।